नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 23 दिसंबर को एसएससी स्टेनोग्राफर का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 3 से 5 बजे वाली जो शिफ्ट थी, तो इस शिफ्ट में पूछे गए टोटल 50 में से यहाँ पर 42 एग्जैक्ट हूबहू जीके के सवाल मिल चुके हैं। तो इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट दोनों की मर्ज करके टेलीग्राम चैनल पर जल्दी डाल दी जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों अनअकैडमी पर एसएससी एग्जाम्स 2021 से तो 21 दिसंबर से नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि कंप्लीट और फाउंडेशन बैच है। और ये सभी बैचेज हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो इसमें आपके कंप्लीट और फाउंडेशन बैच की डिटेल की बात को तो इसमें फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा टॉप एजुकेटर के द्वारा। फ्री पीडीएफ जो रहेगी स्टडी मटेरियल इसके साथ में अवेलेबल, लाइव टेस्ट और क्विज रहेंगे, अनलिमिटेड एसेज, डेली लाइव क्लासेज होने वाली हैं। और इसमें आपके जो कंप्लीट बैच है वो 6 मंथ का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप क्लिक करके एनरोल कर देना है। इसकी फी दोस्तों 31 दिसंबर के बाद बढ़ने वाली है, तो 31 दिसंबर से पहले इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए आप इससे पहले एनरोल करना। और टीटी जीके यदि आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये एसएससी की जो टोटल चार्जेज है उस पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके 31 दिसंबर से पहले जरूर एनरोल कर देना। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। 23 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में पूछेगी जो भी जीके के एग्जैक्ट हूबहू सवाल है। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल सवाल जो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। राकेश, संजीत कुमार, मोनू मजरा, जय सिंह यादव, नवनीत कुमार, ओमकार, अमन सिन्हा, जय सिंह यादव हो गए, राहुल यादव, प्रियंका कुमारी, विकास चौहान और गौरव भाई। तो आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी कैंडिडेट का आने वाली किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का होता है तो अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल हैं वो टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाती है, वहाँ से आप भेज सकते हो। तो जो भी अपडेट टेलीग्राम पर है सबसे पहले मिलती है, जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा, सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक कौन है? जो सामाजिक समरसता है, सोशल हार्मोनी है, इस पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित जो प्रमुख पुस्तकें हैं जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सभी पुस्तकें मैंने अलग से पीडीएफ भी डाल रखी है। जो भी इंपॉर्टेंट ऑथर जहाँ से सवाल आते हैं उनकी सारी बुक कंबाइन करके टेलीग्राम चैनल पर हैं। तो सामाजिक समरसता हो गई, या फिर कहें सोशल हार्मोनी है, एग्जाम वॉरियर्स है, ये सभी ज्योतिपुंज नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित पुस्तकें हो जाएगी। प्रेम तीर्थ है, एबोर्ड ऑफ लव और साक्षी भाव हो गया, डिवाइन इंडिया, आपातकाल में गुजरात है, सेतुबंध, ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित भाव यात्रा भी। कौन सा धार्मिक स्थल राजस्थान में नहीं है? वहाँ पर ऑप्शन में कुशीनगर था, तो करेक्ट हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट में देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे, भारत के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के सीजीआई शरद अरविंद बोबडे कौन से नंबर के? तो आप कहेंगे 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई कौन है? शरद अरविंद बोबडे। माउंट आबू में कौन सा मंदिर है? तो माउंट आबू जो राजस्थान में मंदिर है वो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो ये मंदिर जो दिलवाड़ा के जैन टेम्पल है राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। वहाँ पर जो प्रमुख मंदिर हैं, एक तो आपके विमल वसाई का मंदिर है जो कि प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के उनको समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर है, 1031 ईस्वी में बना था। एक वहाँ पर जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित मंदिर लून वसाई मंदिर, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने 1231 में करवाया था। अगला सवाल देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 के अकॉर्डिंग भारत की रैंक आपको पूछिए तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में जो इंडिया की रैंक है वो है 52वीं। और मैं बात करूं 2020 में तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 48वीं। आउट ऑफ 131 देशों में से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की 48वीं है। और यदि 19 का पूछा है तो आपकी 52वीं रैंक हो जाएगी। और यहाँ पर 2020 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसकी थीम क्या है? तो हु विल फाइनेंस इनोवेशन है। प्रथम रैंक स्विट्जरलैंड की है और सबसे लास्ट जो 131वीं रैंक है इसमें वो है यमन की। नेक्स्ट वन देखिएगा, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक है। तो इस स्टेप में पुस्तक से 3 सवाल पूछे गए हैं। सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक के उत्तर हैं सौरव गांगुली। एसीटोन में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो एसीटोन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस टाइप से होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप कहेंगे यहाँ पर कार्बन तो हो गए 3 C3 और हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन हो जाएगा 1
परमाणु। नेक्स्ट वन देखिए 2019-20 में जो रणजी ट्रॉफी है उसमें विजेता टीम कौन सी रही है, तो वो है आपकी सौराष्ट्र। कौन सी टीम है? सौराष्ट्र। आप सभी कमेंट करके बताना सौराष्ट्र सिटी है वो किस राज्य में है। मोस्ट सक्सेसफुल टीम आज तक जो रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विजेता टीम है वो मुंबई है, 41 टाइटल अपने नाम है। अगला सवाल देखिए 1920 में कौन से फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी ईस्ट बंगाल क्लब। काफ़ी टफ सवाल था आपके लिए। तो 1920 में जो फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी वो ईस्ट बंगाल क्लब की हुई थी। और मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा, तो ये है मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब है, जिसकी स्थापना हुई थी 1889 में। तो ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। नेक्स्ट में देखिए भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो 2 राष्ट्रपति यहाँ पर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पूछा है कि भारत के किस राष्ट्रपति की डेथ है, वो उनके टेन्योर कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो वो जाकिर हुसैन थे। उनकी मृत्यु हुई थी 3 मई 1969 को, जो कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे अपने ऑफिस टर्म के दौरान डेथ होने वाले, और तीसरे ये भारत के राष्ट्रपति थे। और सेकंड जो यहाँ पर बात करूँ फखरुद्दीन अली अहमद की भी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, जो भारत के 5वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगला सवाल देखिए 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, आप कहेंगे सूरत पर हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। तो 1907 में कांग्रेस अधिवेशन सूरत। किसका मकबरा सिकंदरा आगरा में है, तो मकबरा है दोस्तों अकबर का। ट्रिक की बात करूं तो मुगल शासक के जितने भी मकबरे हैं, ट्रिक आप याद रखिए, ये तो क्रम हो जाएगा बादशाह कादी सिलाराबाद। बी का मतलब बाबर है और का मतलब है काबुल। इस प्रकार आप रिलेट कीजिए। एच का दी से यानी हुमायूं का दिल्ली में है, फिर अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद में। आपकी पूछा था अकबर का मकबरे से संबंधित जिसका निर्माण अकबर ने शुरू से ही करवा दिया था, इसका निर्माण कार्य है तो मकबरा सिकंदरा। अगला सवाल देखिएगा कौन सा वेदांग नहीं है, ये ऑप्शन दिए गए थे पूर्व मीमांसा, शिक्षा, कल्प, छंद। तो वेदांग की बात करूं तो टोटल 6 वेदांग हैं, उसमें शिक्षा हो गया, कल्प है, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। और इसमें मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, ये वेदांग नहीं है, ये दर्शन है। मीमांसा सूत्र है, ये भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिनके रचयिता है महर्षि जैमिनी। नेक्स्ट में देखिएगा टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड कल भी आया था, आज भी पूछ लिया है। 2019 में जो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड दिए गए उसमें इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? रानी रामपाल। मैंने कल ही बताया था जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया के अवार्ड है 2019 में, कल आपके पूछा गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि बाईचुंग भूटिया को दिया गया है। और स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड के तहत दिया गया है वो पीवी सिंधु को। आइकन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड बलबीर सिंह को। ये सभी आपको याद में रखना है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। टीम ऑफ द ईयर इंडियन मेंस हॉकी टीम है। कोच ऑफ द ईयर है जसपाल राणा। इंस्पिरेशन ऑफ ईयर जो पूछा है वो रानी रामपाल है। मेंटर ऑफ द ईयर पुलेला गोपीचंद है। चेंज एजेंट ऑफ द ईयर है ओडिशा स्टेट हो जाएगा। फिर बात करूं कॉर्पोरेट सपोर्टर है रिलायंस फाउंडेशन है। अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट है पीवी सिंधु। यूथ आइकन ऑफ द ईयर है विजेंद्र सिंह। अगला सवाल देखिए किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2 बार रह चुका है, तो 2 बार कार्यकाल यहाँ पर बात करूं जवाहरलाल नेहरू का रह चुका है। सबसे ज्यादा बार लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, 16 वर्ष 286 दिन। और इंदिरा गांधी का भी 2 बार रह चुका है, मनमोहन सिंह का, अभी नरेंद्र मोदी का भी। सेल्सियस तापमान को फॉरेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना था तो ये कल भी आया था। इस फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हो। F-32/9 बराबर C/5 है। तो ये फॉरेनहाइट में दिया है तो आप फॉरेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। स्टूडेंट बता रहे हैं लगभग 68 फॉरेनहाइट था, उसको बदलना था डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आप 68 - 32/9 बराबर C/5 से कर सकते हो सेंटीग्रेड में वैल्यू। अगला सवाल देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का न्यूनतम सालाना प्रीमियम कितना है? तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना इसका सालाना जो प्रीमियम है वो मात्र 12 रुपये है। और कितने का यहाँ पर आपको मिलेगा? 2 लाख रुपए का जो हादसा हो जाता है, इसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर हादसे में दोनों आंखें, दोनों हाथ या पैर खराब हो जाते हैं, तो 2 लाख रुपए का यहाँ पर प्रीमियम, जो 12 रुपये का प्रीमियम देना है और 2 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं इस बीमा के तहत। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, 12 रुपये प्रीमियम जो पूछा था। अगला सवाल देखिए एक इस टाइप से पूछा गया था सवाल, हीट प्रोडक्शन है, जो ऊष्मा का उत्पादन होता है किसी भी चालक का, वो किसके समानुपाती होता है? जिसमें पावर दे रखी थी तो इलेक्ट्रिक करंट की कितनी पावर के वो समानुपाती होता है? हीट प्रोडक्शन इन कंडक्टर, तो चालक में ऊष्मा का उत्पादन है वो जो प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट के जो पावर हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर देख सकते हो ये जूल का नियम है, ये स्टेट करता है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन, जो ऊष्मा की मात्रा है चालक के,
और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, डायरेक्टली समानुपाती होती हैं स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट है उसके स्क्वायर के वो हीट है वो समानुपाती हो जाएगी। तो स्क्वायर का मतलब घात आपको पूछी थी 2 करेक्ट हो जाएगी। 1 अप्रैल 2020 से यूनाइटेड बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? तो अभी 1 अप्रैल 2020 को टोटल जो 10 बैंकों का विलय हुआ है, जो पब्लिक सेक्टर की बैंक हैं, पहले 22 थी, 10 का विलय हो गया, 12 रह गई हैं। तो ये जो भी विलय हुआ ज़रूर याद करके जाना। उसके बाद विलय के बाद बैंकों की रैंक है वो भी देख लेना आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप कहेंगे तो इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा ट्रिक सहित। तो यहाँ पर विलय की बात करूँ तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ है पीएनबी के साथ। में सवाल पूछा था यूनाइटेड बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? तो आप कहेंगे पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ है। एक तो ओबीसी बैंक है, साथ ही साथ यूनाइटेड बैंक, इन दोनों का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक के साथ हो गया है। तो ये सेकेंड बैंक बन गई है। और फिर मैं बात करूँ सिंडिकेट बैंक, तो सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है कैनरा बैंक के साथ। इसके साथ ही देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है, ये इंडियन बैंक में हुआ है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हो गया है। तो ये सभी आप 10 बैंकों का विलय है वो देख के जाना किस बैंक का किसके साथ हुआ है। नेक्स्ट वन देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, पुणे में स्थित है, स्थापना हुई थी 1952 में। संविधान की जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें एक इस टाइप से सवाल पूछे गए हैं कि उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और फिर आपकी रिक्त स्थान दी गई थी, इसमें आगे क्या आएगा? तो वो आएगी अवसर की समता। तो जो संविधान की प्रस्तावना है आपको याद होनी चाहिए, मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर, जो उद्देशिका या फिर प्रस्तावना है तो ये है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो इन शब्दों का जो किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आने वाला वो देखना आप। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और उसके बाद क्या आएगा? अवसर की समता जो पूछा था, प्राप्त करने के लिए तथा उन शब्द में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर। तो ये है आपके संविधान की प्रस्तावना, आप देख के जाना। यहाँ पर इस टाइप से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, तो ये सवाल पूछा गया है, जो सतीश गुजराल है, तो सतीश गुजराल का जिनका मार्च 2020 में निधन हो गया था, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो पेंटर हैं, भारतीय पेंटर हैं सतीश गुजराल, जिनका हाल ही में निधन हुआ है मार्च 2020 में। और उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि भारत का सेकेंड हाईएस्ट सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1999 में यह अवार्ड मिला था। एक सवाल था, लाला लाजपत राय के द्वारा जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर है वो किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो वंदे मातरम न्यूज़पेपर है, ये लाला लाजपत राय के द्वारा पूछा गया, तो उर्दू भाषा हो जाएगी। दोस्तों एक और न्यूज़पेपर है जो है द वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है, ये वंदे मातरम की बात करें तो उर्दू भाषा में है, लाहौर में पब्लिश हुआ था, डेली न्यूज़पेपर था। लाला लाजपत राय के द्वारा पूछ ले वंदे मातरम, तो उर्दू भाषा में। सवाल इस प्रकार आ जाए कि अरविंदो घोष के द्वारा जो संपादित या फिर स्थापना की थी जो द वंदे मातरम, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी और संपादन अरविंदो घोष ने किया था। तो द वंदे मातरम अलग से पूछ ले, जिसकी स्थापना है वो बिपिन चंद्र पाल ने की थी, तो ये इंग्लिश का है, अरविंदो घोष के द्वारा संपादित। और वंदे मातरम न्यूज़पेपर जो लाला लाजपत राय ने ये लाहौर में किया था, ये है उर्दू भाषा का। अगला सवाल देखिए, AIADM की पार्टी में एम का मतलब, जो तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है, इसमें एम का मतलब हो जाएगा मुन्नेत्र, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजागम। और ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु और यूटी पुदुचेरी की। अगला सवाल देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी किस पार्टी से संबंधित हैं? तो उन्होंने जो पार्टी की स्थापना की थी राजगोपालचारी ने, वो थी स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र पार्टी। इससे पहले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व कर चुके थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रीमियर ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी है उसका नेतृत्व कर चुके थे ये। और उसके बाद इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, पार्टी का ये नाम है। और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, जो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर भारत और किस देश के मध्य हुआ है? जो जितने भी युद्ध अभ्यास हैं यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और ब्रिटेन के मध्य, सबसे पहले 2005 में हुआ था। तो भारत और ब्रिटेन के मध्य युद्ध अभ्यास नाम है अजय वॉरियर। अगला सवाल देखिए, कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है? ये ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, आप देख सकते हो, लैंसडॉन,
और फिर डलहौजी, बिनसर, नैनीताल। तो आप कहेंगे ये तीन तो जो लैंसडाउन हो गया, बिनसर हो गया, नैनीताल है, ये हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। और डलहौजी की बात करूँ तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर हिल स्टेशन डलहौजी है, तो ये अलग हो जाएगा। अगला सवाल, एसबीआई के अप्रैल 2020 तक चेयरमैन कौन थे? तो अप्रैल 2020 तक की बात हो रही है, अब तो अलग है। तो अप्रैल 2020 तक जो चेयरमैन थे वो रजनीश कुमार थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी वर्तमान में 7 अक्टूबर 2020 से एसबीआई के नए चेयरमैन हैं, वो हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट वन देखिए, महानदी पर निर्मित हीराकुंड डैम किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड डैम है जो ओडिशा राज्य में है, महानदी पर निर्मित है। पश्चिम का शक्तिपीठ कौन सा है? तो पश्चिम का शक्तिपीठ टोटल आप पुराणों के अकॉर्डिंग सती के शव के विभिन्न अंगों से 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था और कहीं कहीं 51 भी हैं। तो पश्चिम का शक्तिपीठ कौन सा है? जिन भी कैंडिडेट को पता है कमेंट करके बता सकते हो। तो एक नीचे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट का ज्योतिर्लिंग कौन सा? आप कमेंट करके बताना क्या दोनों ही अलग अलग सवाल पूछे गए थे या फिर ये एक ही सवाल था, पश्चिम का शक्तिपीठ या फिर जो पश्चिमी घाट का ज्योतिर्लिंग कौन सा है, इनमें से एक था या अलग अलग थे? जिन भी कैंडिडेट का था वो बता देना कमेंट करके। ताप्ती नदी कहां से उद्गम होता है? तो ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती। कहां से? मध्य प्रदेश मुल्ताई से निकलती है। उसके बाद ये महाराष्ट्र है, गुजरात है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट वन देखिए, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक। आप कमेंट करके बताना इनमें से एक पुस्तक पूछिए वो कौन सी है। एक स्टूडेंट ने ये बताया, एक ने ये भी बताया। तो मेकिंग इंडिया ऑसम की बात करूं तो ये चेतन भगत के द्वारा लिखित पुस्तक हो जाएगी और ए नेशन इन मेकिंग इसके उत्तर हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट वन देखिए, द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो जैव मंडल है वो है दोस्तों कच्छ का रण, गुजरात में स्थित है। इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है 12,454 है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का एक अलग से मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, ज़रूर देख लेना। सारे फैक्ट उसमें ये भी बताया गया है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा डिब्रू शेखावा जो असम में बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत के टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है और इसमें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की जो लिस्ट है यूनेस्को की उसमें जो 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व सम्मिलित हैं। पहले 11 थे, अभी हाल ही में 12वां सम्मिलित किया गया है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। और सवाल आ जाए प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भारत का, तो वो है नीलगिरी। अगला सवाल देखिए, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा पर्वत है? ये सवाल रिपीट हुआ है एसएससी के द्वारा। भारत के सुदूर पूर्व में जो स्थित पर्वत है ये ऑप्शन दिए गए थे, कंचनजंगा है, त्रिशूर है, नंदा देवी है। एक और साउथ इंडिया का दिया गया था। सुदूर पूर्व में इसके अकॉर्डिंग कंचनजंगा हो जाएगा, नंदा देवी ऊपर है, केटू भी ऊपर रह जाता है और कंचनजंगा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। किसने गलती से एक गुफा की खोज कर ली थी? इस टाइप से एग्जैक्ट क्या सवाल था, बाकी स्टूडेंट बता रहे ये ऑप्शन था। तो कोई गलती से मतलब ऐसे ही खोज हो गई थी कुदरत की वजह से, इस प्रकार स्टूडेंट बता रहे हैं कि भीमबेटका की बात करूं यहाँ पर ये ऑप्शन थे। तो इसमें आई थिंक आंसर भीमबेटका, शायद वहाँ पर सन भी दे रखा था 1957-58, ये सन दे रखा होगा तो भीमबेटका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी खोज हुई थी 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा खोज हुई थी। इस टाइप से हो गई थी कि वीएस वाकणकर एक बार रेल से भोपाल जा रहे थे, तब उन्होंने कुछ पहाड़ियों को इस रूप में देखा जैसे कि उन्होंने स्पेन और फ्रांस में देखा था और इस क्षेत्र में पुरातत्ववेत्ताओं की टीम के साथ इस प्रकार आ गई और 1957 में कई पाषाणिक गुफाओं की खोज की, उनमें से भीमबेटका की इन्होंने खोज की थी। अगला सवाल देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक पूछा है तो महर्षि पाणिनि हो जाएंगे। पश्चिमी घाट के पर्वतों पर ज्योतिर्लिंग है वो आपकी एक तो पश्चिम वाला जो शक्तिपीठ था और ये है पश्चिम घाट के पर्वतों पर ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा और ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में पश्चिमी घाट के पर्वत हैं शहारदी इनके पर्वत पर स्थित हैं और टोटल आपको पता होना चाहिए 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये आप देख के जाना कौन सा ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है। अगला सवाल देखिए, कोरोना जांच किट है, एग्जैक्ट इसमें क्या सवाल था, कौन से जांच किट का था वो पता नहीं चला, लेकिन एक कोरोना जांच किट का था, किसी आईआईटी ने उसको डेवलप किया है। तो मैं कुछ फैक्ट बता देता हूं करंट की। हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता ने एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इनके आधार पर कोविड-19 टेस्ट विकसित किया है, ये हैदराबाद के आईआईटी के द्वारा। और आईआईटी गांधीनगर के अनुसंधानकर्ताओं ने छाती के चेस्ट के एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई आधारित एक उपकरण विकसित किया। तो एग्जैक्ट कौन सा किट पूछा गया था आप बता देना कमेंट करके। किस क्रिकेटर जो क्षेत्ररक्षक का काम कर रहे थे उस समय फील्डर की सिर पर बॉल लगने से मृत्यु हो गई थी? तो ये भारतीय क्रिकेटर थे रमन लांबा।
और इनकी मृत्यु हो गई थी 1998 में क्रिकेट खेलते समय। ये क्षेत्र रक्षक कर रहे थे और हेलमेट नहीं था इनके पास। उनकी मृत्यु तब हो गई जब वे बंगबंधु स्टेडियम में ढाका क्लब क्रिकेट मैच में शॉर्ट लेग पर बिना हेलमेट के क्षेत्र रक्षण कर रहे थे। ये ऑप्शन दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आपके पद्म भूषण से भी सवाल था कि कौन से पद्म भूषण विजेता हैं, तो वो क्या सवाल था, कौन से सन का पूछा था, आप बता देना जिन भी कैंडिडेट का सेकंड सेट में। तो लगभग यहाँ पर 40 के आसपास सवाल मिले हैं, 50 में से एग्जैक्ट सवाल मैंने बता दिए हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कल 24 दिसंबर को स्टेनोग्राफर का लास्ट एग्जाम्स है, तो उसमें भी मैं कोशिश करूँगा आपकी जल्दी से वीडियो कवर कर लूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। धन्यवाद।